एक राज्य में एक राजा शासन कर रहा था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी। नौकर चाकर, दास दासी भी बहुत थे। परिवार काफी बड़ा था। राजमहल के अंदर हाथी, घोड़ा, बाघ, भालू, हिरन, गैंडा आदि जीव जंतुओं का जखीरा था। वह राजा महाप्रतापी था। कई राज्यों पर विजय हासिल कर शत्रुविहीन होकर आनंद के साथ प्रजा का पालन कर रहा था। उसकी एक रूपवती रानी थी। वह भी हमेशा राजा का मन मोहने में तत्पर रहती। इन सब के बावजूद राजा के मन में एक अभाव रह गया था। कारण था उसका इकलौता बेटा, जो रूपवान, वीर और निर्भीक था, पर विद्या बुद्धिहीन था। राजा बेटे की बात सोचकर दुखी हो जाता। उसके मन में निरंतर एक ही चिंता रहती कि वह अब उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंच चुका है और उसकी एकमात्र संतान मूर्ख है। ऐसे में राज्य का दायित्व किसे सौंपें? एक दिन बेटे को अपने पास बुलाकर राजा ने कहा, बेटा, तुम इस राज्य के राजकुमार हो और इसके भविष्य के राजा, पर तुम बुद्धिहीन हो। इस हालात में इतने बड़े राज्य का अधीश्वर होना मामूली बात नहीं है। तुम्हें आज से कुछ न कुछ विद्या हासिल करनी होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातों पर गौर किया तो लगा कि उनकी बात तो सही है। किसी भी विद्या को हासिल किए बिना वह राज्य पर शासन करेगा कैसे? मन ही मन अपमानित महसूस करते हुए उसने निर्णय लिया कि यह राज्य छोड़कर वह चला जाएगा। जब तक राज्य शासन करने की विद्या में वह प्रवीण नहीं हो जाएगा तब तक वापस नहीं लौटेगा। मन में ऐसा सोचकर एक दिन सुयोग समय पर रात के अंधेरे में अश्वशाला से घोड़ा लेकर राजकीय वेशभूषा में हाथ में तलवार लिए वह निकल पड़ा। सुबह जब राजमहल में सब जगह तो देखा राजकुमार नहीं है। चारों तरफ खलबली मच गई। राजा और रानी बेटे के घर छोड़कर चले जाने के गम में दुखी होकर दिन बिताने लगे। उधर घोड़े पर सरपट भागते भागते राजकुमार दूसरे एक राज्य में पहुंचा। वहां पहुंचकर घोड़े से उतरकर राजसी ठाट से सीधा दरबार की तरफ बढ़ा। सिंहद्वार पर पहुंचकर दरबान से राजा को खबर पहुंचाने के लिए कहा। दरबान ने जाकर राजा से कहा, महाराज, एक वीर युवक आपके दर्शन के इंतजार में है। राजा खुद चलकर आए और देखा तो लगा सच ही वीर युवक है कोई। सुंदर बलिष्ठ शरीर, तेजोदीप मुख, ठीक किसी राजकुमार की तरह है। राजा ने उसके आने का कारण जानना चाहा। युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक राजपुत्र हूं। दुर्भाग्य से मैं कोई विद्या साधना कर नहीं पाया। पिता मेरे हाथों राज्य का दायित्व सौंपेंगे या नहीं, इसे लेकर मैं चिंतित हूं। इसलिए मैं कुछ दिन विदेश भ्रमण करके कुछ अनुभूति संग्रह करने की आस लिए घर से निकला हूं। पूर्ण अभिज्ञता न होने तक अपने राज्य नहीं लौटूंगा। इसलिए इस दरबार में मुझे परिचारक के रूप में स्वीकार कीजिए। विवेकवान राजा ने आगंतुक राजपुत्र के स्पष्ट सभ्य व्यवहार और सरल स्वभाव से मुग्ध होकर उसे दरबान के पद पर नियुक्त किया। उसी दिन से राजकुमार वहां द्वारपाल के रूप में निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य पालन करने लगा। उस राजा की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। उसकी सुंदरता देखकर युवा लड़के दंग रह जाते। राजा अपनी इस बेटी के लायक लड़का ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे।
जिस भी राज्य में दूतों को भेजा, सभी लौटकर राजकुमारी के लायक वर न मिलने की ही सूचना देते। राजा अब करें तो क्या? फिर एक दिन राजा ने तय किया कि राजा और राजकुमारों को निमंत्रित कर राजकुमारी का स्वयंवर रचाया जाए। आखिर में वही किया गया। विभिन्न राज्यों में निमंत्रण भेजा गया। एक निर्दिष्ट दिन वे सब यहाँ एकत्र होंगे और राजकुमारी उनमें से किसी एक का वरण करेगी। राजकुमारी 16-17 साल की भरी जवानी में अपने को संभालने में असमर्थ महसूस कर रही थी। हर समय उसकी दासियां आसपास रहकर उसकी पूरी देखभाल करती रहती। फिर भी राजकुमारी का मन एक जीवन साथी की तलाश में था। अचानक एक दिन उसने द्वारपाल के रूप में काम करने वाले उस विदेशी राजकुमार को देख लिया। पहली नजर में ही वह उसके प्रति आकर्षित हो गईं। उस दरबान की चाल ढाल, तौर तरीके में एक राजकुमार की ठाठ के लक्षण का अनुमान उसे हो रहा था। उसके सुंदर चेहरे और पौरुष पर मुग्ध होकर राजकुमारी ने अपनी परिचारिकाओं को उसका परिचय लाने का आदेश दिया। राजकुमारी के मन की बात जानकर परिचारिकाओं ने उस दरबान से उसका असली परिचय पूछा। राजकुमार ने अपना सही सही परिचय उन्हें दिया। अचानक क्यों उन्होंने उसका परिचय जानना चाहा, ये सोचकर राजकुमार ने इधर उधर नजर फिराई तो उसकी नजर ऊपर महल में उसकी तरफ ही चेहरा किए खड़ी राजकुमारी पर पड़ गई। खरे सोने के रंग जैसा उसका तन, गोल चांद की तरह चेहरे पर वह धीमी मुस्कान कितनी सुंदर जंच रही है। राजकुमार बिना पलक झपकाए उसे निहारता रह गया। राजकुमारी भी उस पर नजर गड़ाए रही। आपस में कोई बातचीत नहीं, बस चार आंखों का मुख मिलन हुआ। उसी एक पल में दोनों आपस में एक दूसरे को समर्पित हो गए। उसी पल से राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों के मन में बस एक ही चिंता थी कि कैसे एक दूसरे को पा सकेंगे। परिचारिकाओं ने जाकर राजकुमारी को द्वारपाल का असली परिचय बता दिया, जिसे सुनकर राजकुमारी के आनंद का ठिकाना ना रहा। वह पहली नजर में ही अपना दिल हार चुकी थी। वह एक राजकुमार है, ये जानकर उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। उसके बाद से सखियों के साथ जब भी होती, सिर्फ उसी राजकुमार की बातें करती। उधर राजकुमार भी मन ही मन राजकुमारी को याद करते उसके विरह में अपना शरीर जलाने लगा। उसका अब किसी भी काम में मन नहीं लगता। पर मन में भय भी था कि कहीं काम में कोताही करने पर राजा उसे नौकरी से न निकाल दे। वह किसी राज्य का राजकुमार है जरूर, पर यहाँ तो वह द्वारपाल है। इसलिए किसी सामान्य दरबान को राजा भला अपनी इकलौती कन्या का दान क्यों करेंगे। इस तरह चिंताओं में घिरकर राजकुमार दिन पर दिन कमजोर होता गया। उधर राजकुमारी का भी हाल बेहाल था। ठीक उसी समय राज्य के सारे जीव जंतुओं ने सुनसान जंगल में एक सभा का आयोजन किया। बाघ, भालू, सिंह, गैंडा, हिरन, सांभर, खरगोश, सियार, हाथी, बनबिलाव, भेड़िया आदि जंतु वहां उपस्थित थे। वे सब विचार करने लगे कि राजा ने इतनी सुंदर कन्या रत्न को पाया है, पर उसके लिए योग्य वर ढूंढने में असमर्थ हैं।
आखिर में सबने मिलकर यही तय किया कि उस राजकुमारी से सिर्फ हाथी ही विवाह कर पाएगा और कोई नहीं। ये फैसला सुनकर हाथी मन ही मन खूब खुश हुआ। राजकुमारी से वह आसानी से शादी कर लेगा, भला किसकी किस्मत में ऐसा सुयोग आता है। उसके बाद उसने मन में काफी विचार किया कि कैसे वह राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। हाथी ने अपने घर लौटकर बाकी हाथियों को बुलाकर अलग से एक सभा की। उसी सभा में एक हाथी ने बहुत ही बुद्धिमानी भरा उपाय बताया। उसने कहा, भाइयों, राजकुमारी हर दिन सुबह अपनी सखियों के साथ राज उद्यान के तालाब में नहाने आती है और सूरज उगने से पहले वापस राजमहल लौट जाती है। हम अगर उनसे पहले वहां जाकर तालाब के अंदर घुसकर पत्थर समान बनकर खड़े रहेंगे तो राजकुमारी को आसानी से उठा ले आएंगे। इतना सुंदर प्रस्ताव सबके मन को भा गया। सबने मिलकर तय किया कि दूसरे दिन ही यह काम कर लिया जाए। दूसरे दिन राजा स्वयंवर सभा के आयोजन में व्यस्त थे। कई देशों के राजा राजमहल पहुंच चुके थे। इसलिए सखियां सुबह होने से काफी पहले राजकुमारी को लेकर नहाने के लिए तालाब ले गईं। तब तक सारे हाथी पानी के अंदर सूंड ऊपर और पीठ थोड़ी बाहर निकालकर खड़े थे। राजकुमारी और सखियों ने हाथियों की पीठ को पत्थर समझकर उसके ऊपर बैठकर नहा धोकर वापस लौटने लगी। सभी तालाब से बाहर निकल चुकी थी, पर राजकुमारी को मुक्ता झाबा से अपना शरीर मलते थोड़ी देर हो गई। उसी समय अचानक सारे हाथी पानी से उठकर दौड़ने लगे। राजकुमारी हाथी की पीठ से उतर नहीं पाई और इस तरह से हाथियों के साथ वह भी जंगल पहुंच गई। सखियों ने राजकुमारी की यह हालत देखकर रोते रोते राजा के आगे सारी बातें बता दी। अंतःपुर में खलबली मच गई। राजकुमारी पर यह कैसी आपदा आन पड़ी। सभी हाय तौबा मचाने लगे। द्वार पर प्रहरी का काम करने वाले राजकुमार ने जैसे ही यह बात सुनी, उसके सिर पर मानो आसमान फट पड़ा। उसकी मन की मानसी आज अफृता। अनेक दिनों की आशा, विश्वास, सपने क्या सब पानी में मिल जाएंगे। जिसके लिए बेगानों के द्वार पर प्रहरी बनकर भी वह गर्वित है, उसका आज ऐसा हाल है। वह कैसे ये सब सह पाएगा? उसका मन बार बार मथने लगा। उसने सोचा कि राजकुमारी अपनी ऐसी असहाय स्थिति में उसे जरूर याद कर रही होंगी। इसलिए अब कैसे भी हो, उनकी रक्षा करनी होगी, नहीं तो फिर अपना जीवन भी वह हार देगा। किसके लिए इस दुनिया में अब वह जिंदा रहेगा? इसलिए वह राजा से अनुमति लेकर घने जंगल की तरफ रवाना हो गया। बीहड़ जंगल में दोपहर के समय भी सूर्य की किरण दिखाई पड़ना स्वप्न की तरह था। बाघ कह रहा है, मैं हूं, सांप कह रहा है, मैं हूं। भूत पिशाचिनों के हो हल्ले से रोम रोम कांप रहे हैं। कमर में 12 हाथ की तलवार खोंचकर खूब साहस के साथ अपने प्राण से भी प्यारी राजकुमारी की जीवन रक्षा करने के लिए राजकुमार आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, कहानी यहीं रुकती है, आगे की कहानी अगले भाग में। अगर कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपके हर कमेंट को दिल से पढ़ती हूं। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां, प्यार, दर्द, रिश्ते और जिंदगी से जुड़े किस्से रोज सुनना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक मुझे अगली कहानी लिखने की ताकत देती है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बने। और अगर इस कहानी का भाग 2 चाहिए तो कमेंट करें।